इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और मिथक तोड़ दिया। कहा जाता था कि नोएडा जाने वाले मुख्यमंत्री की कभी भी सत्ता में वापसी नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरों की तरह नोएडा आने से बचे नहीं, बल्कि बार बार आते रहे और इस अंधविश्वास को तोड़कर दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तरफ कदम बढ़ा डाला। असल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी की जनता में इतनी ऊर्जा फूंकी कि अखिलेश के बनाए गणित और रसायन के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। नतीजे इसकी पुष्टि करते हैं। विपक्ष ने लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसान आंदोलनकारियों को मुद्दा बनाया, लेकिन नतीजे आए तो लखीमपुर खीरी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष की हवा को हवाई साबित कर दिया। हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अपना काम करो, काम के आधार पे जनता सब अपने आप तय कर लेगी। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है तो आप बीजेपी तो जाली अब तो सरकार में थी, बीजेपी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं। बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो आप उसको भी देंगे। मैं कह रहा कि उनके तो कर्मकांड सामने तो आए रहे, उनके 13 महीने लोग वहां रहे आंदोलन में। इससे पहले योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने हाथरस कांड को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। मकसद कानून व्यवस्था के नाम पर योगी के दावों की कलई खोलना था, लेकिन जब हाथरस के नतीजे आए तो इससे भी साफ हो गया कि जनता कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इसी तरह किसान आंदोलन में राकेश टिकैत सहित जाट समुदाय की भागीदारी और सरकार से नाराजगी के दावे कर इसे भुनाने के लिए सियासी गणित अपने हक में करने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से हाथ मिलाया। लेकिन इसके जरिए जाट और मुस्लिम समुदाय से सियासी बढ़त बनाने की कोशिश का क्या हश्र हुआ, इसका संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजों में छिपा है, जहां बीजेपी के सुपड़ा साफ करने के दावों की कलई खुल गई। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, 15 करोड़ लोगों को राशन मिला है। कोरोना काल में जिस तरह से अभूतपूर्व कार्य आदरणीय योगी सरकार में हुए हैं, आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को संभाला है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उसकी प्रशंसा देश के कोने कोने में हुई है। इन नतीजों से साफ है कि योगी आदित्यनाथ की छवि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, सख्त प्रशासन और कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार के दावे को जनता ने सही माना। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान आतंकवाद से लेकर पलायन तक के मुद्दे को जिस तरह से उठाया, इसे विकास से जोड़ा और इसके बहाने अखिलेश सरकार के वक्त को याद दिलाने की जैसी कोशिश की, जनता ने उसे भी न केवल पसंद किया बल्कि भरोसेमंद माना। यही जीवन में परिवर्तन लाएगा, लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। अपराधी अपराधी होता है और इसीलिए सरकार ने बिना चेहरा देखे, बिना उसकी जाति मत मजहब पूछे, अपराधी जो भी रहा होगा, भाई अगर वो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, व्यापारियों के लिए खतरा है, तो उस खतरे को समाज से दूर कर दो। वो अपने गले में तख्ती लटका करके या तो स्वयं समर्पण करे, अन्यथा उसको इस लायक कर दो कि वह अपने घर के बाहर न निकलने पाए। अखिलेश की सियासी भैंस पानी में गई तो इसकी वजह उनके सहयोगियों के कई बयान भी रहे, जो जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आए। खासकर बीजेपी के साथ जाने वाले नेताओं का पाला बदलना और फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलना। लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाले राजभर के बयान में लखनऊ की तहजीब को ताबीज बनाकर जिस तरह से उतार फेंका, उससे भी जनता के बीच बीजेपी विरोधी गठबंधन की गलत छवि बनी। एक छोटका जो सांड है वो गोरखपुर जाएगा, बड़का गुजरात। योगी सरकार की जीत की सबसे बड़ी वजह कोरोना जैसी महामारी के समय उससे निपटने में बरती गई तत्परता भी है। कोरोना की चपेट में जब देश और प्रदेश था, योगी आदित्यनाथ बीमारी की परवाह किए बगैर अस्पताल और उसके इंतजामों को देखने के लिए शहर शहर घूमते दिखे। यही नहीं, इस दौरान जनता का फर्ज निभाने के लिए वो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में हिस्सा लेने नहीं जा सके। जब देश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन आई, तो अखिलेश ने उसे बीजेपी की वैक्सीन बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि योगी ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान छेड़ दिया।
जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है। योगी के सामने ठप पड़ी दुनिया के बीच गरीब जनता को दोनों वक्त खाना देने की चुनौती भी थी, जिसके लिए उन्होंने घर घर मुफ्त राशन देने का अभियान छेड़ दिया। जब राशन और नमक का फर्ज अदा करने के लिए जनता की बारी आई तो वोटों में ये साफ साफ दिखा। लेकिन चुनाव के दौरान जब बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हुई तो योगी ने इसे वक्त रहते भांप लिया और इसके जवाब में वो हमेशा 5 साल पीछे यानी फ्लैशबैक में लोगों को ले जाते रहे, जो असरदार रहा। योगी ने चुनाव प्रचार में सोच ईमानदार और काम असरदार से अपनी सरकार की ब्रांडिंग की और ये साबित करने की कोशिश की कि चाहे राम मंदिर की बात हो या दूसरे मुद्दे, उन्होंने जो किया वो किया। हमने कहा भी हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का। हमारा पहला निर्णय था प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का। हमारा पहला निर्णय था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का और हमारा पहला निर्णय था प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके जिन माफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में सार्वजनिक जमीनों पर और गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया था, उसे कब्जा मुक्त करके वापस उन्हें कब्जा दिलाने का कार्य किया था। हर हार में मीन मैच और जीत के किंतु परंतु पर सियासी पंडित जोड़ घटाव गुणा भाग बिठाते रहेंगे, लेकिन पहली नजर में इन नतीजों की वजह तो साफ है। ये योगी और मोदी के दमदार चेहरों पर भरोसे की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बुलडोजर खूब चला, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री योगी आदित्यनाथ की बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ छिड़ी मुहिम जनता के बीच खूब छाई। योगी राज में कानून व्यवस्था को बेहद मजबूत माना गया, माफिया को सांस लेने में डर लगने लगा, तो बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर भी जमकर बुलडोजर चले। दो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे। उस वक्त पुलिस प्रशासन से बाहुबली और माफिया आंख मिचोली खेला करते थे, लेकिन फिर आया योगी राज। बीजेपी की सरकार के आते ही गुंडा राज पर जमकर प्रहार होने लगा। बाहुबलियों और माफियाओं की संपत्तियों को बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर से कुचलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाहुबलियों और माफियाओं पर शिकंजा कसने लगा। इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रैलियों में भी योगी आदित्यनाथ ने जनता के बीच गुंडा राज पर लगाम लगाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे। अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी महसूस किया कि योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कानून व्यवस्था पर खूब काम किया। इसलिए 2022 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता में काबिज हो गए। उत्तर प्रदेश में एक समय था गुंडे जो चाहे वो कर सकते थे। आज स्थिति ये है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि यहां बाहर मुझे रहना नहीं है, तो मुझे जेल में ही रखो, ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि मेरे पाप। और हर कोई सरेंडर कर रहा है। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सख्त छवि और बेहतर कानून व्यवस्था की नीति के तहत माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। यही नहीं, इन अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना पर भी काम करने का ऐलान किया, जिसे जनता ने खूब सराहा। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने में जरा भी देरी नहीं की।
मुख्तार अंसारी तो कई दिनों तक योगी सरकार के कानूनी शिकंजे से पीछा छुड़ाते दिखे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। यही वजह है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आम जनता को खूब पसंद आया। बिकरू कांड के बाद योगी सरकार ने बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ एक खास मुहिम छेड़ी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 25 बार सरकारी बुलडोजर चले, साथ ही हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। यही नहीं, माफियाओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। उन्होंने तो केवल विकास पर ध्यान दिया, कोई आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, विकास में जो बाधक थी कानून व्यवस्था, विकास में बाधक था जातिवाद, विकास में बाधक था भ्रष्टाचार है, और विकास में बाधक थी जो पुरानी भुगतान की पद्धतियां, जिसको उन्होंने सबको ऑनलाइन कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी राज में 25 गैंगस्टरों पर बुलडोजर चल चुके हैं। इनमें गाजीपुर के मुख्तार अंसारी और प्रयागराज के अतीक अहमद का नाम तो है ही। इनके अलावा वाराणसी की ब्रिजेश कुमार सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, गाजियाबाद का अमित कसाना, शामली का आकाश जाट, मुजफ्फरनगर का सुशील उर्फ मूछ, गौतम बुद्ध नगर के सुंदर भाटी उर्फ नेताजी और अनिल भाटी की संपत्ति पर भी बुलडोजर चल चुका है। 2022 में एक बार फिर योगी राज लौटा है, यानी साफ है कानून व्यवस्था को माफिया राज छूने की कोशिश नहीं करेगा, वरना हश्र एक ही होगा, बाबा का बुलडोजर फिर चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार यानी योगी राज आ चुका है। बीजेपी छोड़कर पाला बदलने वाले नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की ये जीत रास नहीं आ रही होगी, क्योंकि अपनी सीट हारने वाले नेताओं के लिए ये हार तो नहीं भूलेगी, जबकि बीजेपी से दूरी बनाने वाले नेताओं ने भी अपनी सीट भले ही जीत ली हो, पर सत्ता का सुख भोगने का इनका सपना अधूरा ही रह गया। दो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने बीजेपी से बागी हुए नेताओं को निराश कर दिया है, क्योंकि इन बागी नेताओं ने मौका देख पाला बदला और निकल पड़े अपनी किस्मत का दांव लगाने, वो भी बीजेपी की विरोधी पार्टियों के साथ। बीजेपी से दूरी बनाकर चुनाव लड़ने वाले एक नहीं करीब दर्जन भर नेता रहे। उत्तर प्रदेश की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा। उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा में पहुंचने तक से रोक दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, उन्हें बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हराया। अपनी हार कबूल करते हुए मौर्य ने ट्वीट कर कहा, समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। कुछ इसी तरह से पाला बदलना धर्मवीर सैनी को भी काम नहीं आया और सहारनपुर जिले की नुक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के मुकेश चौधरी से हार बैठे। दारा सिंह चौहान ने भी चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करना शुरू कर दिया था। दारा सिंह अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल सत्ता के करीब जाने से पहले ही पंक्चर हो गई। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि अपनी सीट भले ही बचाने वाले बीजेपी की जीत के बाद हार जैसा ही महसूस कर सकते हैं। जब बीजेपी सत्ता में थी और योगी सरकार पर विपक्षी हमलों की धार तेज थी, तो बीजेपी से बगावत करने वाले नेताओं को लगा कि अब पाला बदलने का वक्त आ गया। लेकिन योगी सरकार के दोबारा सत्ता पर काबिज होने से बागी नेताओं को भी मलाल हो रहा होगा। बागियों ने सत्ताधारी पार्टी के साथ रहने का सुख पाने के लिए जिस तरह से पाला बदला, आखिरकार अपनी सीट जीतने वाले नेताओं को भी हार का दर्द महसूस हो रहा होगा, जबकि हारे हुए बागी नेताओं को भी अब अगले 5 साल तक मुंह ही देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश है। बताओ, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? कहना दोनों मना लो, जेड़ा चंगा डेवलपमेंट विच होई भी उदों वोटां पा लो।
केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है? इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। एक 2 बेडरूम का मकान लगभग 2000 मीटर इलेक्ट्रिकल वायर से घिरा हुआ होता है, और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यही वायर आपके और आपके परिवार के लिए मौत का जाल बन सकती है।